हे गाइस, वेलकम बैक। तो इसी पिछले वाले क्लास में मैंने इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के दिखाया था कि कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ बनता है और किस डायरेक्शन में बनता है, और हमने एक्सियल लाइन वाले केस भी हमने कर लिया था। अब हम इस लेक्चर में क्या करेंगे कि पॉइंट को ना ही एक्सियल लाइन पे लेंगे और ना ही इक्वेटोरियल लाइन पे लेंगे। पॉइंट को किसी हम एनी जनरल पॉइंट पे कहीं भी ले लेंगे, ठीक है। तो आज का हमारा हेडिंग वही है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डायपोल एट एनी पॉइंट। मतलब किसी भी पॉइंट पर ले लें, कहीं भी ले लेंगे, ना ही इक्वेटोरियल लाइन पर ना ही एक्सियल लाइन पर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे एक मैंने डायपोल बनाया, देखिए ये प्लस क्यू है और ये माइनस क्यू है, ये डायपोल और ये डायपोल लेंथ है। डायपोल लेंथ को मैं दिखा नहीं रहा क्योंकि उसका डायपोल लेंथ का यहाँ पे कोई काम नहीं आएगा, ठीक है। तो वो डायपोल लेंथ जो ए से मैं दिखाया करता था वो अब मैं दिखाया या इसमें नहीं दिखा रहा हूँ। ये हमारा डायपोल है, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, इस डायपोल से यहाँ पे एक पॉइंट माना है P। देखिए ये पॉइंट ना ही, देखिए एक्सियल लाइन ये है और इक्वेटोरियल लाइन ये है, तो ये पॉइंट ना ही एक्सियल लाइन पे आ रही है ना ही इक्वेटोरियल लाइन पे आ रही है, ये कहीं और है, ठीक है। तो जो इस डायपोल मोमेंट से थीटा एंगल पे है, ये डायपोल मोमेंट हमारा P है ना, ये नेगेटिव से पॉजिटिव की इधर है। देखिए मैंने एरो का साइन इधर लगाया, तो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर। तो ये हमारा डायपोल मोमेंट के डायरेक्शन है, और ये हमारा आर है जो थीटा एंगल के साथ बना रहा है ये डायपोल के साथ, ठीक है। तो इस पॉइंट पे हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उसके लिए मैंने ना दो लाइन कुछ लिखा है यहाँ पे, आप देख सकते हैं कि लेट अस कंसीडर डायपोल ऑफ डायपोल मोमेंट P इज ए पॉइंट एट विच। तो ये बोर्ड्स के बच्चों के लिए आप लिखिए इसको, ताकि आप बोर्ड्स में ये कर सकें, ठीक है, आप लिख सकें। अब मैं आगे आपको बताता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ कैसे निकालेंगे। तो अब तक हम कितने फॉर्मूले पढ़ चुके हैं, तो अब तक हम 3 फॉर्मूले पढ़ चुके हैं। पहला, एक पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड। दूसरा, एक डायपोल के कारण एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड, और एक डायपोल के कारण इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड। ये 3 फॉर्मूला हमने पढ़ लिया है। तो हम यहाँ पे इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए क्या तरीका अपनाएंगे। जब हम एक्सियल लाइन पर और इक्वेटोरियल लाइन पर निकाल रहे थे तो वहाँ पे हम पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला यूज़ कर रहे थे। यहाँ भी आप कर सकते हैं पॉइंट चार्ज के कारण, इसके कारण निकालिए, इसके कारण निकालिए और जोड़ दीजिए। लेकिन होगा क्या प्रॉब्लम कि यहाँ पे ये डिस्टेंस अलग होगा, ये डिस्टेंस अलग होगा, तो आपको अलग सा एक लो आपको साइन और साइन का यूज़ करना होगा। वो थोड़ा टीडियस हो जाएगा, थोड़ा कठिन हो जाएगा। तो हम पॉइंट चार्ज वाला फॉर्मूला यूज़ ना करके बाकी जो हम 2 फॉर्मूला निकाले हैं, एक्सियल लाइन के कारण एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड और इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड, जो 2 फॉर्मूला हमने पिछले 2 लेक्चर में निकाला है, उसी को यूज करके हम इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे निकालेंगे, ठीक है। आप कर सकते हैं पॉइंट चार्ज के कारण भी, आप कर सकते हैं अलग अलग पॉइंट चार्ज के कारण निकाल के यहाँ पे आप जोड़ के निकाल सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा लेंथी हो जाएगा, वो थोड़ा कठिन हो जाएगा, वो आपको समझ में आएगा नहीं। हम फिर इसमें क्या करना चाहते हैं, ईजी करना चाहते हैं, इसीलिए हम यहाँ पे आसानी वाला जो मेथड है वो यूज़ करेंगे। तो पॉइंट चार्ज का जो फॉर्मूला है उसको छोड़ के हम लोग जो 2 पढ़े हैं इक्वेटोरियल लाइन पे और एक्सियल लाइन वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको यूज़ करेंगे। तो उसको यूज़ करने के लिए हमको क्या करना होगा, ये जो डायपोल मोमेंट है P, ये जो इस डायरेक्शन में है, इसको हमें क्या करना होगा, 2 कंपोनेंट में तोड़ना होगा। ये जो एक्सियल लाइन में है, सॉरी, ये जो डायपोल मोमेंट है, ये आपको जो डायपोल मोमेंट दिख रहा है, इसको हमें 2 कंपोनेंट में तोड़ना होगा। और वो 2 कंपोनेंट में हमें इस तरह से तोड़ना होगा ताकि ये पॉइंट एक कंपोनेंट के एक्सियल लाइन में आ जाए और दूसरा कंपोनेंट के इक्वेटोरियल लाइन में आ जाए। हमें ऐसा तोड़ना होगा। तो हमें यहाँ फिगर से पता चल रहा है कि ये हमारा क्या है, डायपोल मोमेंट है जिसका डायरेक्शन इधर है, और ये जो आर है, ये जो डिस्टेंस है, वो थीटा एंगल बना रहा है डायपोल मोमेंट के साथ। तो हम क्या करते हैं, ये डायपोल मोमेंट को ना हम इस डायरेक्शन में, यानी इस डायरेक्शन में तोड़ेंगे तो क्या ये पॉइंट इसके एक्सियल लाइन में आ जाएगा, और इस डायरेक्शन में तोड़ेंगे इसके परपेंडिकुलर, यानी कोई भी वेक्टर को हम तोड़ते कैसे हैं, मान लीजिए ये हमारा वेक्टर है, तो इसको कैसे तोड़ते हैं, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। एक इधर तोड़ देते हैं हॉरिजॉन्टल में और एक इधर तोड़ देते हैं वर्टिकल में, और दोनों क्या होता है, दोनों कंपोनेंट परपेंडिकुलर होता है। तो इसी तरह हम ये जो डायपोल मोमेंट हमें दिख रहा है P, इसको हम तोड़ेंगे 2 कंपोनेंट पे जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। तो ये एक इस डायरेक्शन में टूटेगा क्योंकि ये थीटा बन रहा है, ये देखिए
ये जो आर है इसको मैं आर जो है ये आर वेक्टर कर देता हूँ, ताकि ये आर वेक्टर जो है ये आर वेक्टर इस डायपोल मोमेंट के साथ थीटा एंगल बना रहा है। तो ये वाला जो कंपोनेंट बनेगा ये वाला कंपोनेंट कहलाएगा पी कॉस थीटा। ये क्या कहलाएगा? पी कॉस थीटा, क्योंकि थीटा एंगल के साथ इसके साथ बन रहा है, ठीक है। और ये वाला जो है ये वाला ये ऐसे जो है वो इसके परपेंडिकुलर है, ये देख रहे हैं, ये ऐसा है और ये ऐसा है, तो ये परपेंडिकुलर है, तो ये बनेगा इसका पी साइन थीटा। आपको पता है ना कि जब ये थीटा बनता है, ये वेक्टर थीटा बना रहा है इसके साथ, तो ये वाला मान लीजिए ये एस है, तो ये बनाएगा एस कॉस थीटा और ये बनाएगा एस साइन थीटा। ये वाला कंपोनेंट ऐसे ही टूटता है ना। तो सेम मैंने यहाँ भी किया है। इस डायपोल मोमेंट जो P था इसको मैंने क्या किया, दो कंपोनेंट में तोड़ दिया और दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट में। एक इस कंपोनेंट में, क्योंकि थीटा इसके साथ बन रहा था तो हमें इसको तोड़ना इजी हो गया, इसलिए इसको बना दिए P cos थीटा, और एक इसके परपेंडिकुलर इसमें हम तोड़ दिए और ये हो गया P sin थीटा। अब जब इस डायपोल मोमेंट जो हमारा ये था इसको हमने दो कंपोनेंट में तोड़ दिया, ये इस और इस कंपोनेंट में तोड़ दिया, तो अब ये डायपोल मोमेंट का कोई काम नहीं है। अब इसको आप देखिए भी मत, ठीक है। अब इसको देखने से आपको फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये टूट गया। क्योंकि देखिए जब हम वेक्टर के कंपोनेंट को, जो वेक्टर को कंपोनेंट में तोड़ देते हैं ना, तो ये हमारा वेक्टर कोई काम का रहता नहीं है। फिर ये और ये कंपोनेंट को हम यूज़ करते हैं, ये हमारा कोई काम का नहीं रहता है। इसी तरह ये जो हमारा था डायपोल मोमेंट, इसको मैंने दो कंपोनेंट में तोड़ दिया, तो ये कोई काम का रहा नहीं। अब जो भी हम करेंगे इस दो कंपोनेंट के कारण करेंगे, ठीक है। तो देखिए ये डायरेक्शन था हमारा, तो हमारा ये हो जाएगा डायरेक्शन, और ठीक है ये हमारा डायरेक्शन हुआ, और ये हमारा परपेंडिकुलर वाला, ठीक है, ये हमारा परपेंडिकुलर वाला है। अब देखिए यहाँ पे, अब इसको बोल लीजिए, अब इस दोनों को देखिए ये जो कंपोनेंट है इस पॉइंट पर, क्या ये पॉइंट जो है इस कंपोनेंट के एक्सियल लाइन में आ रहा है? आप देख रहे हैं ना। और यहाँ पे मैं ना चार्ज भी ड्रॉ कर देता हूँ तो अच्छा रहेगा, ताकि कंपोनेंट में खाली लाइन दिख रहा है, चार्ज नहीं दिख रहा है। तो ये हमारा है प्लस क्यू और ये मान लीजिए हमारा है माइनस क्यू, ठीक है। इसी तरह ये है हमारा प्लस क्यू और ये हमारा माइनस क्यू, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा गंदा हो रहा है तो मैं ज़्यादा लिखूँगा नहीं यहाँ पे, लेकिन आप समझ जाइए कि ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू, तो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर और ये हो गया इधर, ठीक है। अब देखिए ये पॉइंट P, यहाँ पे ये जो पॉइंट P है ये इस डायपोल मोमेंट के एक्सियल लाइन में आ रहा है, क्योंकि ये हमारा प्लस चार्ज Q है, ये है माइनस चार्ज Q, तो ये डायपोल मोमेंट हुआ और इसके एक्सियल लाइन में ये आ रहा है, ओके। क्योंकि ये एक्सियल लाइन है ना, ये प्लस चार्ज यहाँ पे है, ये प्लस Q चार्ज यहाँ पे और माइनस Q चार्ज यहाँ पे है, और ये डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन है, तो ये इसका एक्सियल लाइन में आ रहा है। क्योंकि इसका इक्वेटोरियल लाइन कहाँ पे, यहाँ पे होगा, ये इसका इक्वेटोरियल लाइन पे होगा यहाँ पे कहीं, तो यहाँ पे है नहीं पॉइंट, तो ये इसके एक्सियल लाइन में है। इसी तरह इस कंपोनेंट को देखिए आप, इस कंपोनेंट को, ये प्लस चार्ज है, ये माइनस चार्ज है, यहाँ पे ये माइनस और ये प्लस, तो ये डायपोल बना। और इस डायपोल के बीचों बीच देखिए ये पॉइंट है, यानी इस डायपोल को बीचे बीच काटते हुए यहाँ पे ये पॉइंट आ रहा है, मतलब कि ये पॉइंट इस डायपोल मोमेंट के इक्वेटोरियल लाइन में आ रहा है। ये पॉइंट इस डायपोल मोमेंट के इक्वेटोरियल लाइन पे आ रहा है, और हम यही करना चाहते थे कि इस पॉइंट को हम, मतलब इस डायपोल मोमेंट को हम ऐसा तोड़े ताकि ये पॉइंट एक कंपोनेंट के एक्सियल लाइन में आ जाए और दूसरा कंपोनेंट के इक्वेटोरियल लाइन पे आ जाए, और ये हमें दिख रहा है, हमने कर लिया। अब हम निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि हमें एक्सियल लाइन वाला भी कंपोनेंट मिल गया है और इक्वेटोरियल लाइन वाला कंपोनेंट मिल गया है, तो अब हम निकाल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड।
तो इसको मैं रब करता हूँ, इसकी अब कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपने नोट कर लिया होगा पीछे करके, पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा इसको। देखिए, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस कंपोनेंट के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। और हमें पता है कि एक्सियल लाइन में जो कंपोनेंट होते हैं, एक्सियल लाइन में जो पॉइंट होता है उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलता है डायपोल के कारण। ठीक है, तो E एट P, पॉइंट P जो है ड्यू टू component P cos थीटा। देखिए, ये जो कंपोनेंट है ये P cos थीटा है ना, तो P cos थीटा के कारण यहाँ पे कितना आएगा। तो हमने पढ़ा था एक फॉर्मूला एक्सियल लाइन में कि एक्सियल लाइन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है K2KP बाय RQ। ठीक है, 2KP बाय RQ। तो 2 हमें ठीक है पता है, K कांस्टेंट है, ठीक है, दोनों कांस्टेंट है, R तो हमारे डिस्टेंस है। ठीक है, अब P हमारा क्या था, डायपोल मोमेंट था, लेकिन ये तो नेट डायपोल मोमेंट है, तो यहाँ पर डायपोल मोमेंट हम ये वाला तो लेंगे नहीं क्योंकि इसको हम तो तोड़ दिए हैं। हम किसके कारण निकाल रहे हैं, कॉस थीटा वाला, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा P cos थीटा, बस इतना ही चेंज आएगा। और ये हुआ हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इस कंपोनेंट के कारण। ठीक है, इसे मैं बोल रहा था 1 E1। ठीक है, वेक्टर साइन के साथ लिख रहा हूँ। इसका डायरेक्शन किधर होगा, याद कीजिए एक्सेल लाइन वाला केस, डायरेक्शन किधर होता था, ये पॉजिटिव चार्ज होता था +Q, और ये -Q होता था। ये डायपोल लाइन, ये डायपोल मोमेंट इधर होता था P। ठीक है, तो एक के कारण इधर आता था, एक के कारण इधर आता था, तो हमारा नेट डायपोल मोमेंट क्या होता था, इधर होता था। अब याद कीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड जब मैं निकाल रहा था एक्सियल लाइन के कारण, तो हमारा नेट डायपोल मोमेंट किधर आया था, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर आया था, इधर आया था। यानी जिधर डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन था उधर ही आया था। तो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर है, नेगेटिव से यानी माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की ओर, तो यानी इधर है। और हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन किधर आएगा, इधर आएगा। ठीक है, सेम आप यहाँ भी देखिए, तो इस पॉइंट पे देखिए ये एक डायपोल मोमेंट है जिसका डायरेक्शन किधर है, इधर है। तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकल रहा है इस पॉइंट पर इस कंपोनेंट के कारण, उसका डायरेक्शन भी किधर होगा, इधर ही होगा, डायपोल मोमेंट की तरफ ही होगा ना। तो ये हमारा हो गया क्या, डायरेक्शन। ये क्या हो गया, डायरेक्शन किसका हो गया, E1 का डायरेक्शन। किसका हो गया, E1 का डायरेक्शन। ठीक है, इतना तक आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर। अब देखिए इस कंपोनेंट के कारण हो गया, अब हम इस कंपोनेंट के कारण निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो E एट P ड्यू टू, अच्छा यहाँ डायरेक्शन भी लिख देते हैं, अच्छा रहेगा। तो मैं इसको कह देता हूँ, मान लीजिए मैं इसको O कह दे रहा हूँ, इस पॉइंट को O कह दे रहा हूँ। तो ये क्या जगह, PO की तरफ, तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं PO। ठीक है, ये डायरेक्शन दिखाने के लिए सिर्फ है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर आ रहा है। ठीक है, तो E एट P ड्यू टू, इसके कारण P साइन थीटा। ये कंपोनेंट हमारा क्या है, P साइन थीटा है ना, तो P साइन थीटा के कारण निकालना है। तो P साइन थीटा यानी इस कंपोनेंट का ये पॉइंट इक्वेटोरियल लाइन पे आ रहा है। तो हम कौन सा रिजल्ट यूज़ करेंगे, जो हम इक्वेटोरियल लाइन पे निकाले थे उस रिजल्ट को हम यूज करेंगे। तो E2, तो इक्वेटोरियल लाइन पे जो रिजल्ट आया था वो क्या आया था, वो आया था KP बाय RQ। यही आया था ना, हाफ आता है, यानी डबल आता था ना एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हाफ आता है। तो ये KP बाय RQ।
ठीक है, के तो पता है, आर पता है, पी। इसी तरह यहाँ पे हम नेट पी ये नहीं ले सकते, हम क्या इसका कंपोनेंट लेना होगा। और किस कंपोनेंट के कारण निकाल रहे हैं, तो इस कंपोनेंट के कारण निकाल रहे हैं, तो ये वाला कंपोनेंट लेंगे पी साइन थीटा। तो यहाँ जाएगा पी साइन थीटा। ओके, अब इसका डायरेक्शन किधर है, इसका डायरेक्शन किधर, ये सॉरी इसका तो डायरेक्शन हमने निकाल लिया, इसका डायरेक्शन किधर है, ये E2 किधर है। तो याद कीजिए इक्वेटोरियल वाला केस, ये हमारा क्या था, पॉजिटिव चार्ज था, ये हमारा क्या था, नेगेटिव चार्ज था, ये डायपोल लेंथ था, इसके इक्वेटोरियल लाइन ये था, यहाँ पे पॉइंट था। तो हमारा जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकला था, उसका जो डायरेक्शन निकला था वो किधर निकला था, इधर निकला था। ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकला था। ठीक है, ये हमारा डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर था, इधर था। नेगेटिव से पॉजिटिव क्यों होता है डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन, तो नेगेटिव से पॉजिटिव, लेकिन जो डायरेक्शन आया था वो क्या, इक्वेटोरियल लाइन पर क्या आता है, अपोजिट आता है। जिस तरह एक्सियल लाइन में सेम डायरेक्शन आता है ना, पी और ई का, यानी डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड का सेम डायरेक्शन आता है, तो यहाँ पे क्या आता है, अपोजिट आता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, लेकिन डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर है, अपोजिट। तो हमारा ये आया था, यानी जिधर P है उसके अपोजिट रहेगा ये। तो इस कंपोनेंट के कारण निकाल रहे हैं, और इस कंपोनेंट का डायरेक्शन किधर है, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। तो हमारा क्या हुआ, ये हुआ हमारा डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन। P साइन थीटा का डायरेक्शन ये है, तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, इसके अपोजिट साइड में। ये इधर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इधर होगा, यानी इस पॉइंट पर ये इधर बनेगा। समझ में आई बात। जिस तरह यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर आ रहा है और ये डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर आ रहा है, यानी एक दूसरे के अपोजिट आ रहा है, तो सेम केस तो यहाँ भी है ना। ये डायपोल मोमेंट ये है, ये इक्वेटोरियल लाइन ये है, ये पॉइंट ये है, तो हमारा डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव चार्ज है तो इधर है। तो हमारा जो ये चार्ज, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा इसके डायपोल मोमेंट का अपोजिट होगा, तो डायपोल मोमेंट इधर है तो इसके अपोजिट क्या होगा, इधर होगा। और इसके पैरेलल होता है, देखें ये क्या पैरेलल है, तो इसी तरह ये पैरेलल होगा। ठीक है, इस कंपोनेंट के पैरेलल होगा। तो ये हो गया हमारा E2। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, ये हमारा क्या है, ये हमारा है E2। ठीक है, तो हमारा अब दोनों, देखिए इस सबको मैं मिटा देता हूँ, ये थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारा E1 और E2 निकल गया, इसका डायरेक्शन है। और ये हमारा E1 और E2 निकल गया। ठीक है, इसका डायरेक्शन मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, क्या होगा इसका डायरेक्शन। तो इसको, ये P है, इसको मैं मान लेता हूँ कुछ Q मान लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये Q मान लेता हूँ, तो ये क्या है, PQ की ओर। तो ये क्या है, PQ, यानी मैं सिर्फ डायरेक्शन दिखा रहा हूँ कि किधर है। तो ये PQ की ओर है, बस खाली यहाँ पे Q एक पॉइंट मैंने मान लिया और कुछ नहीं। अब दो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया इस पर, इस पॉइंट पर दोनों कंपोनेंट का इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगा, तो वेक्टर सम कर देंगे, दोनों को जोड़ देंगे। जिस तरह से हम इक्वेटोरियल का केस कर रहे थे और एक्सेल का केस कर रहे थे कि अलग अलग दोनों पॉइंट चार्ज के कारण निकाल के लास्ट में जोड़ देते थे, इसी तरह हम यहाँ भी करेंगे, E1 और E2 जोड़ देंगे। ठीक है, तो द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो ये हो जाएगा हमारा E नेट बराबर √E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कॉस थीटा। ये आपको पता है कहाँ से आया है, ये आपको पता होगा जब आप वेक्टर पढ़े होंगे, तो वहाँ से ये मैग्नीट्यूड निकलता है कि हम वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे। ठीक है, ये मैग्नीट्यूड निकल रहा है। ठीक है, तो ये होता है। अब E1 E2 निकल गया, थीटा कैसे निकालेंगे,
ये थीटा कैसे निकालेंगे? और ये थीटा क्या है? ये थीटा E1 और E2 का बीच का एंगल है, तो ये थीटा में यहाँ से मिलेगा। ये E1 है, ये E2 है, साफ हमें दिख रहा है कि एंगल कितना का बन रहा है, 90 का बन रहा है, यानी एंगल थीटा कितना आ गया? 90 आ गया। वहाँ भी यहाँ भी देखिए, इस केस में देखिए, ठीक है। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसको मैं मिटाता हूँ, ये डिस्टर्ब कर रहा है हमें। तो हमारा थीटा कितना आ गया? तो थीटा हमारा आ गया 90 डिग्री। हम इसी को अब यूज करेंगे, ठीक है। हम यहाँ पे ना इसको ना लिख के ना डायरेक्ट एक फॉर्मूला यूज कर सकते थे, जो मैंने वेक्टर का एक मैंने वीडियो अपलोड किया है, शॉर्ट ट्रिक ऑन वेक्टर्स, ठीक है। कि अगर दो वेक्टर्स के बीच 0 डिग्री का एंगल रहेगा तो कैसे वेक्टर्स को जोड़ेंगे या घटाएंगे, जब 90 का रहेगा या फिर 180 का रहेगा तो कैसे जोड़ेंगे घटाएंगे, वो मैंने बताया था वहाँ पे ट्रिक। और वो ट्रिक ये था कि जब आपके दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 90 होता है तो सिंपली हम क्या करते हैं, ई नेट कैसे निकालते हैं, यानी रिजल्टेंट वेक्टर कैसे निकालते हैं? तो ये हमारा आता है √अंडर E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर। वहाँ पे आप देखिए जो लेक्चर मैंने अपलोड किया वहाँ पे जाकर देखिए उस वीडियो को, इस तरह से आता है। यहाँ से भी आप ला सकते हैं, कैसे ला सकते हैं? तो ये 90 का मान यहाँ पे, ये थीटा का मान यहाँ पे 90 उठा के रखिए, तो कोस 90 डिग्री का मान कितना आता है? कोस 90 डिग्री का मान हो जाता है 1। कोस 90 डिग्री का मान होता है 1। तो यहाँ पे अगर 1 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2, यानी ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और ये किसका फॉर्मूला होता है? ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, सॉरी ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम न सॉरी बिग मिस्टेक, कोस 90 का मान 0 होता है, सॉरी साइन 90 का मान 1 होता है, कोस 90 का मान जो होता है यानी वैल्यू जो होता है वो होता है 0। ये क्या होता है? 0। तो यहाँ पे आप 0 पुट कीजिएगा तो cos 0 का वैल्यू 0, और ये पूरी टर्म क्या कर देगा? ये पूरा टर्म 0 कर देगा। तो ये पूरा टर्म 0 कर देगा तो सिर्फ हमारे पास क्या बचेगा? E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर। वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा है। समझ में आई आपको बात? नहीं समझ में आया होगा तो आप मैसेज कीजिए, मैं आपको बताऊँगा व्हाट्सएप के ज़रिए, ठीक है। और अगला लेक्चर में इसको समझाने की कोशिश करूँगा, अगर जो आपको समझ नहीं आएगा। आई होप कि आप मेरे पिछले लेक्चर्स आगे देखे होंगे तो आपको समझ में आया होगा, या फिर आप वेक्टर कहीं से भी पढ़ के आए हैं, मैंने तो डिटेल्स वेक्टर नहीं पढ़ाया, अगर आप कहीं से भी पढ़ के आए होंगे तो ये आपको पता होगा ये चीज़ मैं कैसे कर रहा हूँ उसे, ठीक है। तो अब इसको मैं मिटा के अब ख़त्म करता हूँ। अब मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। अब E1 E2 मैंने निकाल लिया था। E1 क्या था? 2kp cos थीटा बाई आर क्यू, और E2 क्या था? kp साइन थीटा बाई आर क्यू। तो दोनों का वैल्यू लगभग सेम था, क्योंकि मैंने इसी को तोड़ के हम बनाए थे ना, तो वैल्यू सेम था लगभग। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? अब वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए क्या होगा, वैल्यू पुट कीजिए अब। तो अब ई नेट लिखने की जरूरत नहीं, मैं सिर्फ ई लिखता हूँ। अब सिंपली आप समझ जाइएगा कि ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब वैल्यू बिठाइए। E1 क्या आया था? E1 आया था 2kp cos थीटा बाय आर क्यू का होल स्क्वायर है ना, प्लस E2 क्या आया था? kp बाय आर क्यू का, सॉरी यहाँ पे साइन थीटा का कंपोनेंट था, साइन थीटा का स्क्वायर, ठीक है। आगे सॉल्व कीजिए। अब क्या करना है? स्क्वायर करना है। चौक मेरा छोटा हो गया, बड़ा चौक लेना होगा। देखिए, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4kp का होल स्क्वायर, ये दोनों का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और नीचे r³ का यानी r6 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह ये cos स्क्वायर थीटा
कॉस स्क्वायर थीटा प्लस के पी का होल स्क्वायर, यहाँ भी हो जाएगा के पी का होल स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा R6, क्यूब करेंगे तो R6 हो जाएगा ना। तो साइन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा, ये साइन थीटा का स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। ये मैं कैसे कर रहा हूँ आपको पता है ना। अब सिर्फ कुछ नहीं है, अब सिर्फ सॉल्यूशन है, यहाँ पे सॉल्यूशन करना है और कुछ नहीं है। यहाँ कॉन्सेप्ट वाली अब बात ख़त्म हो गया। अब देखिए, अब के पी का होल स्क्वायर, के पी का होल स्क्वायर, आर का पावर 6, आर का पावर 6, ये कॉमन आ जाएगा बाहर। तो ये 2 के पी की था तो 1 के पी बाहर आएगा। यहाँ पे आर की पावर 6 है तो आर का पावर क्यूब बाहर आएगा। अब अंदर क्या बचा, तो अंदर बचा 4, और यहाँ पे क्या है कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब मैं क्या करता हूँ, इस 4 कोस स्क्वायर थीटा को ना मैं 3 कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा में तोड़ता हूँ। के पी बाय आर क्यू, ये 4 कोस स्क्वायर थीटा है ना, इसको मैं तोड़ रहा हूँ 3 कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और ये साइन स्क्वायर थीटा पहले था, साइन स्क्वायर थीटा। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि हमें इसका वैल्यू पता है। क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है ना। क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो यही उल्टा लिखा हुआ है, खाली कोस स्क्वायर थीटा यहाँ है, साइन स्क्वायर तो एक ही चीज़ होता है। प्लस में आप इधर उधर लिख सकते हैं। तो ये हो गया कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये चीज़ 1 हो जाएगा। इसीलिए मैंने क्या किया, इसको तोड़ा। हम तोड़ सकते हैं ना, 3 कोस स्क्वायर और 1 कोस स्क्वायर मिलकर क्या होगा 4 कोस स्क्वायर थीटा यानी 4 कोस स्क्वायर। इसलिए मैंने इसको तोड़ दिया 3 कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर। दोनों को जोड़ेंगे तो यही चीज़ आ जाएगा, ठीक है, यही आएगा ना। लेकिन मैंने इसको इसलिए तोड़ा ताकि इसका वैल्यू में क्या मिल जाए, 1 मिल जाए। इसलिए मैंने इसको इस तरह से तोड़ दिया 3 कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा में। अब बस 2-3 लाइन का बचा हुआ है, तो जो हो गया उसको मैं ख़त्म करता हूँ मिटा के। तो देखिए E इज इक्वल टू के पी बाय आर क्यू तो बाहर रहेगा ही, के पी बाय आर क्यू तो बाहर रहेगा ही, जो नीचे ये क्या जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा, और इस 1 को पहले लिख लेते हैं, तो हो गया 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा, जो ये बचा हुआ उसी को लिख रहा हूँ कॉस स्क्वायर थीटा। और यही है हमारा रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, ठीक है, यही क्या है हमारा रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डायपोल एट एनी पॉइंट का यही है रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। हमने निकाल लिया इलेक्ट्रिक फील्ड, कितना आया के पी बाय आर क्यू 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। अब रिजल्ट तो आ गया, अब हम थोड़ा एनालाइज करेंगे कि एक्सियल लाइन पे, इक्वेटोरियल लाइन पे और किसी जनरल पॉइंट पे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होता है इसमें। तो इसको मैं मिटा देता हूँ, ये डिस्टर्ब करेगा। चलिए ख़त्म। अब देखिए ई जो आया था एक्सियल लाइन पे वो कितना आया था 2 के पी बाय आर क्यू, ठीक है। ई इक्वेटोरियल पर जो आया था वो आया था के पी बाय आर क्यू, और अभी जो मैंने निकाला जनरल पॉइंट पर वो इतना आया। तो हमें ये तो हमने पहले ही कंपेरिजन कर लिया था, कंपेयर कर लिया था कि इक्वेटोरियल लाइन से डबल होता है एक्सियल लाइन पे। देखिए एक चीज़ देखिए आप, तीनों टर्म्स में
के पी बाई आर क्यू, के पी बाई आर क्यू, यानी तीनों फील्ड में आपको के पी बाई आर क्यू, के पी बाई आर क्यू मिल रहा है। ठीक है, बस अंतर क्या है, यहाँ आपको 1 मिल रहा है, यहाँ आपको 2 मिल रहा है, और यहाँ आपको एक्स्ट्रा ये टर्म मिल रहा है, एक्स्ट्रा। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा टर्म मिल रहा है, इसको आप अगर सॉल्व करेंगे तब आपको पता चलेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इससे स्ट्रॉन्ग आ रहा है कि इससे स्ट्रॉन्ग आ रहा है, ये सबसे वीक आ रहा है। ठीक है, और ये डिपेंड करेगा कि आपका थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है, यानी ये वैल्यू, यानी जो आर दिया हुआ है, ये पॉइंट दिया हुआ है, जो डिस्टेंस, वो कितने डिग्री एंगल पे बना हुआ है, यानी इस डायपोल मोमेंट, जो हमारा डायपोल मोमेंट था शुरू में, उससे कितने डिग्री एंगल पर ये दिया हुआ है। अगर यहाँ दिएगा, यहाँ दिया रहेगा तो छोटा एंगल बनेगा, और यहाँ दिया रहेगा तो फिर ये एंगल बनेगा, इतना दिया रहेगा तो इतना छोटा एंगल बनेगा। तो ये अलग अलग एंगल पर अलग अलग वैल्यू आएगा। देखिए, मान लीजिए ये पॉइंट अगर यहाँ पे रहा तो एंगल कितना बनेगा, ये 0, और जब 0 एंगल बनेगा तो यहाँ 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, cos 0 का वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर 1, और 3 इंटू 1 हो जाएगा 3, और 3 प्लस 1 हो जाएगा 4, और √4 का वैल्यू क्या हो जाता है 2, तो यहाँ आएगा 2, और यहाँ पे 2 आएगा तो ये वाला केस आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह ये पॉइंट अगर यहाँ पे आ गया तो ये इसका इक्वेटोरियल लाइन पे आ गया, इक्वेटोरियल लाइन पे आ गया, यानी ये थीटा कितना बन गया 90, और यहाँ पे अगर 90 पुट करेंगे तो कोस 90 हो जाएगा 0, 0 का स्क्वायर हो जाएगा 0, 0 इंटू 3 हो जाएगा 0, और 1 इंटू 1 प्लस 0 हो जाएगा 1, और √1 का वैल्यू हो जाएगा 1, और यहाँ पे आ जाएगा 1, और जब यहाँ पे 1 आ जाएगा तो ये वाला टर्म आ जाएगा। यानी हम यहाँ से देख रहे हैं कि अलग अलग थीटा पे इसका वैल्यू अलग अलग आएगा। हमने 2 अभी निकाल के देख लिया, जो हम पहले निकाल चुके हैं, जो चीज़ हम इक्वेटोरियल लाइन पर, एक्सियल लाइन पर पहले निकाल चुके हैं, वही चीज़ हम इस फॉर्मूले से भी निकाल लिए हैं। अगर हम शुरू में ये दोनों ना निकाल के शुरू में इसी केस को निकालते ना, और सिर्फ एंगल यहाँ पे बदलते जाते, तो ये दोनों केस हमारा आ जाता। लेकिन मैंने शुरू में ये 2 इसलिए बताया ताकि मैं इस रिजल्ट से आपको ये समझ सकता था, और पहले मैं ये एक्सप्लेन कर सकता था कि क्यों आ रहा है डबल, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इसमें कैसा आ रहा है, इसमें कैसा आ रहा है। इसलिए मैंने इस दोनों केस को मैंने शुरू में बताया। समझ आ रही है बात ना। इस एक्सप्रेशन से ये दोनों वैल्यू में निकाल सकता हूँ। एक बार एंगल 0 यहाँ पे लूँगा तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पे लूँगा तो 90 हो जाएगा ये एंगल। ठीक है, तो ये दोनों केस आ जाएगा। यानी ये एक जनरल फार्मूला है, और इस फार्मूले से हम निकाल सकते हैं अलग अलग तरह का वैल्यू। 2 निकालें। इसी तरह मान लीजिए यहाँ पे रहेगा, मान लीजिए 45 डिग्री पर रहेगा तो कोस 45 का मान उठाएंगे तो कुछ अलग वैल्यू आएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम अलग अलग थीटा के कारण वैल्यू बिठाएंगे, और अलग अलग हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आता चला जाएगा। तो ये हो गया। अच्छा, एक चीज़ मैंने यहाँ पे बताना भूल गया कि ये जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकला है इस पॉइंट पर, इसका नेट डायरेक्शन किधर है। ये तो E1 का था, ये E2 का था, लेकिन जो ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकला इसका डायरेक्शन किधर है। तो याद कीजिए, वेक्टर में जब आपका एक वेक्टर इधर रहता है, एक वेक्टर इधर रहता है, और दोनों को जोड़ते हैं तो उसका रिजल्टेंट किधर आता है, ये बीचों बीच आता है। आप पैरेललोग्राम से भी बना सकते हैं, ऐसे कंप्लीट कीजिए पैरेललोग्राम, और यहाँ से ये आपका ये मिलेगा और ये बनेगा, यानी दोनों के बीचों बीच बनेगा ये थीटा के साथ, और ये 90 डिग्री का है तो यानी ये 45 डिग्री पर बनेगा दोनों साइड से। यानी इसका जो नेट डायरेक्शन आएगा ये ऐसे बीचों बीच आएगा, और ये हो गया हमारा ई नेट। ठीक है, इसका डायरेक्शन ये क्या हो गया, ई नेट। इसको मैं निकाल सकता हूँ न्यूमेरिकली भी, न्यूमेरिकल तरीके से निकाल सकता हूँ। कैसे निकाल सकता हूँ, वेक्टर में वापस जाइए, डायरेक्शन कैसे निकालते हैं रिजल्टेंट का, तो tan अल्फा इज इक्वल टू, यानी जो एंगल रहता है, यानी यहाँ पे थीटा एंगल थीटा मान दो, tan थीटा के बराबर क्या होता है, जब एंगल 90 का रहता है
तो ये क्या हो जाता है y/x, ये अगर y है और ये x है तो ये कैसे निकालते हैं y/x, तो ये y/x, यानी किसी को भी मान लीजिए कि ये y है और ये x है, यानी इसको y मान लीजिए, y E1 वाला, और E2 इसको y मान लीजिए, x मान लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा E1/E2। ठीक है, तो यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं। E1 E2 का वैल्यू पता है, अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो ये आपका 45 डिग्री आ जाएगा। तो ये हो गया आपका नेट डायरेक्शन। ठीक है, आपको वेक्टर से पता है कि जब दो कंपोनेंट या दो वेक्टर आपस में 90 डिग्री पर रहते हैं तो दोनों का जो रिजल्टेंट आता है वो ऐसे आता है, दोनों के बीच में आता है। इसको आप करके देख सकते हैं। एक बड़ा सा पत्थर लीजिए, उसको ज़मीन पे रख दीजिए और अपने एक दोस्त को कहिए कि तुम ऐसे 90 डिग्री में आ जाओ और तुम इधर से पत्थर को खींचो रस्सी में बांध के। मैं क्या करता हूँ, इधर चल जाता हूँ 90 डिग्री, तुम्हारे 90 डिग्री में इधर ऐसे चल जाता हूँ और मैं इधर खींचता हूँ, तुम इधर खींचो। तब क्या होगा, दोनों जब आप इधर खींचोगे और आपका दोस्त इधर खींचेगा तो पत्थर किधर जाएगा आप देखना। आप जब वो देखोगे ना तो आपको दिखेगा कि पत्थर जो है वो बीचों बीच चल रहा है। अगर आप दोनों मिल के सेम मैग्नीट्यूड से खींच रहे हो, यानी सेम बल लगा के खींच रहे हो, आपका दोस्त भी उतना ही बल लगा रहा है, आप भी उतना ही बल लगा रहे हैं, तो दोनों के बीचों बीच वो पत्थर आएगा। ना ही आपकी तरफ डाला जाएगा, ना ही आपके दोस्त की तरफ डाला जाएगा, वो दोनों के बीच में आएगा, यानी ये पत्थर इस तरह से चलता चला जाएगा। तो हमारा जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो आ रहा है वो आ रहा है यहाँ पे इस डायरेक्शन में। ठीक है, और इसको मैं अगर यहाँ पे नाम दे दूँ M पॉइंट, तो ये हमारा हो गया PM की तरफ। देखिए 12th में डायरेक्शन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड में, इसलिए नहीं है क्योंकि 12th में आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट सिखाया जा रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, कैसे निकालते हैं, इसका क्या प्रभाव है, बस आपको एक शुरुआत बेसिक चीज़ सिखाया जा रहा है। हाँ, लेकिन जैसे आप BSc में जाएंगे, MSc में जाएंगे, बिना डायरेक्शन के आपका कोई भी काम नहीं चलने वाला। जहाँ भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे वहाँ आपको डायरेक्शन दिखाना होगा। इसीलिए यहाँ पे मैं ज़्यादा डायरेक्शन पर ध्यान ना देके मैं सिर्फ ध्यान दे रहा हूँ किस पर, मैग्नीट्यूड पे। ठीक है, तो मैंने मैग्नीट्यूड निकाल के भी दिखा दिया कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ रहा है, और मैंने इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है, नेट डायरेक्शन, वो किधर है वो दिखा दिया। ठीक है, यानी अगर इस पॉइंट पर किसी पॉइंट चार्ज, यानी कोई टेस्ट चार्ज है, उसको रखूँगा तो ये टेस्ट चार्ज क्या होगा, इन दोनों के कारण, यानी ये दोनों चार्ज के कारण इधर खींचा चला जाएगा, मतलब ये इधर मूव करेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जब एक्सियल लाइन पे था तो इधर जाता था, जब इक्वेटोरियल लाइन पे था तो इधर जाता था चार्ज, लेकिन जब किसी जनरल पॉइंट पे है तो कुछ दोनों के बीच में ऐसे जा रहा है। ठीक है ना, समझ आ रही ना बात। तो ये हुआ हमारा डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड का बात। तो यहाँ पे हमारा डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म होता है। अब हम डायपोल का एक छोटा सा अगला केस बचेगा कि एक डायपोल को अगर हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें तो उस पर कितना टॉर्क लगेगा। अच्छा, इसको ना मैं बाद में करवा दूंगा क्योंकि उसमें एनर्जी भी निकालना होता है, पोटेंशियल एनर्जी भी निकालना होता है। तो जब मैं पोटेंशियल एनर्जी पढ़ाऊँगा ना तो उस टाइम में बता दूंगा डायपोल के कारण। तो अगले लेक्चर में मैं क्या करूँगा, ये डायपोल के कारण तो हो गया, अब मैं लूँगा कंटिन्यूस चार्ज वाला। ये तो डिस्क्रीट था ना, एक प्लस चार्ज एक माइनस चार्ज डिस्क्रीट था ना। अब मैं लूँगा एक कंटिन्यूस चार्ज के कारण, जैसे एक लाइन रहेगा, एक तार रहेगा, उसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूट रहेंगे, उसके कारण क्या इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। फिर मैं एक रिंग लूँगा, तार का रिंग लूँगा, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा। एक सीट लूँगा पेपर का, यानी कुछ भी सीट लूँगा, उस पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आएगा किसी पॉइंट पर। अब हम लोग वो निकालेंगे। तो आज के लेक्चर में यही तक रखते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में।